चलिए, रिवोल्ट की सूची में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डिपोज्ड रूलर्स, यानी कि जो शासक थे जब उनको गद्दी से उतार फेंका गया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। सबसे पहला है अहोम रिवोल्ट। अहोम हमें पता है कहाँ पर है, असम के अंदर है, ठीक है? अब अहोम को लूट किसने किया है? गोमधर कुंवर। तो किसी के लिए कुंवर बहुत अहम हो सकता है अहोम। और अब इस तारीख कैसे है? 1828 में। देखो अहोम में जब भी आप ऐसा ह बनाओगे तो ये 8 जैसा हमें इंगित दिखता है, तो 1828 में। बात ये है कि हमें ये पता है कि पहला बर्मीज़ जो युद्ध है वो 1824 से 26 में हुआ। बर्मा का इनकॉर्पोरेशन कर लिया जाता है ब्रिटिश टेरिटरी में। उसके बाद असम का एरिया, अब भाई अगर आप भारत की थोड़ा-सा मैपिंग की कंडीशन देखोगे, तो असम का रीजन ये और यहीं पर ये बर्मा है। तो जब बर्मा को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया ब्रिटिश टेरिटरी में, तो असम का जो सिलहट का एरिया था, जो असम था उसको भी कब्जाने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिश उसी समय पे। तो 1824-26 में बर्मीज़ वॉर के आस-पास 1828 में अहोम रेवलन होता है। बात करेंगे बेलूथम्पी, जिसका रिवोल्ट हुआ है 1806 से 9 के बीच में। ये जनरली क्या था, ये केरल में, उस समय केरल को त्रावणकोर कहा जाता था। तो त्रावणकोर के दीवान हुआ करते थे कौन? बेलूथम्पी। ब्रिटिश ने क्या किया कि उनकी दीवानशिप को खत्म कर दिया, छीन लिया और उनको फोर्स किया कि वो सब्सिडरी सहायक संधि को साइन कर लें। इसी की वजह से बेलूथम्पी ने क्या किया, ये अभियान, मतलब ब्रिटिश के विरुद्ध में एक रिवोल्ट स्टार्ट किया। सबसे यूनिक बात है कि पूरी इंडियन हिस्ट्री में, अगर आप पूरी इंडियन हिस्ट्री की बात करोगे तो जो राजाओं के संबंध रहे हैं ब्रिटिशर्स से, आइदर वो या तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहे हैं या फिर दुश्मनी पूर्वक नहीं भी रहे। लेकिन एकमात्र ऐसा उदाहरण हमें ये मिलता है कि जो रूलर कोई रहा हो और उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया हो, वो बेलूथम्पी ही था। ही वाज़ द ओनली हेड ऑफ स्टेट टू बी हैंग्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान एकमात्र ऐसा हेड ऑफ स्टेट जिसको फांसी दी गई थी, बेलूथम्पी। पाइका रेवलन की बात करें तो पाइका बहुत ज़्यादा जो एरियाज़ है वो फ़ेमस है कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर, है ना? पाइकास उड़ीसा में सेनापति हुआ करते थे, आर्मी का इम्पोर्टेंट पार्ट थे, रेवेन्यू राइट्स इनके पास राजा के काल में हुआ करते थे। हुआ ये कि ब्रिटिश ने जब उड़ीसा को ऑक्यूपाई किया, तो जो ब्रिटिशर्स के विरोध में जो रिसेंटमेंट था, जो गुस्सा थी, वो वहाँ पे पनप उठा। इसके अलावा जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी, तो ये भी बहुत दिक्कत कर रही थी। जो राजा ऑफ खुर्दा के जो राजा थे, उन्होंने इस रेवोल्यूशन को लीड किया। 1804 में राजा खुर्जा जो युद्ध लड़ रहे थे, ये रिवोल्ट, ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया है। 1804 से 6 के बीच में सेकंड वेव ऑफ रिबेलियन होता है, किसके अंदर? जगबंधु के अंदर, ठीक है? तो जगबंधु, जैसे कि जगन्नाथ भी उड़ीसा में है, तो जगबंधु भी उड़ीसा के पाइका रिबेलियन से। एंड देयर ऑक्यूपेशन ऑफ पुरी आफ्टर डिफीटिंग द ब्रिटिश फोर्स 1807। और फाइनली जगबंधु ने ब्रिटिश को 1807 में हरा दिया और ऑक्यूपेशन कर लिया, किस पे? पुरी पे कब्जा कर लेते। हालांकि बाद में ब्रिटिशर्स तो भाई उस समय बहुत पावरफुल हो गए थे, उन्होंने इनको भी सप्रेस कर दिया। जब पाइका रेवलन के बारे में पढ़ते हैं तो ज़रा शुरुआत ज़रा करते हैं। एनसीईआरटी में आपको अब ये जो एरियाज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ये फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ एनसीईआरटी से। उस समय देखो, जो पुरी है उसके राजा हुआ करते थे उड़ीसा के राजा बृजकिशोर देव। इनको जब अपने जो पोजेसन थे परगना, ये 4 परगना इनको देने पड़ गए थे, किसको? मराठास को। क्योंकि मराठास का कंटिन्यू अटैक्स हो रहा था कहाँ पे? उड़ीसा में। इसके अलावा जो राजा हुआ करते थे, जगन्नाथ टेम्पल का जो कब्जा है वो भी इन्हीं के अंडर में हुआ करता था। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 14 गरजाट्स, प्रिंसली स्टेट्स टू द मराठास। बात है कि जब मराठास कंटिन्यू अटैक कर रहे थे उड़ीसा के अंदर, तो राजा बृहस्पति ने 3 चीजें मराठास को दे दी। पहले की 4 परगनाओं की जो चौथ वसूल करने का अधिकार ये दे दिया। जगन्नाथ टेम्पल का सुपरिटेंडेंस, यानी कि उसका रख-रखाव करने का जो भी नियंत्रण था, वो भी मराठास को मिल गया। और तीसरा 14 गरजाट्स, यानी कि 14 प्रिंसली स्टेट्स भी मराठाओं को दे दिए जाते हैं मजबूरी में आकर। इसके बाद उनका जो बेटा था, उनका उत्तराधिकारी बनता है मुकुंद देव द्वितीय। ही वॉज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड विद लॉस ऑफ फॉर्च्यून। अब इतनी सारी चीजें चूंकि उनके साम्राज्य से छिन गई थी, मराठाओं ने ले ली थी, इससे वो बड़ा दुखी थे। देयरफॉर जब एंग्लो मराठा युद्ध होता, आप ये बताइए एंग्लो मराठा युद्ध कब से स्टार्ट हुए? 1775 से। तो उसको एक अपॉर्चुनिटी लगी कि यही समय है कि जब मराठास एंग्लोज हैं ब्रिटिशर्स के विरोध में, तो यही सही समय है कि अपने जो एरियाज मराठास ने उड़ीसा में कब्जे में किए, इनको दोबारा से रीगेन कर लिया जाए। ठीक है? ही हैड एंटर्ड इनटू नेगोशिएशंस विद द ब्रिटिश टू गेट बैक हिज लॉस्ट टेरिटरीज एंड द राइट्स ओवर द जगन्नाथ टेंपल। तो सीधी सी बात है, अब ये बताओ, यहाँ पे एक तरफ ब्रिटिश लड़ रहे हैं, एक तरफ मराठास लड़ रहे हैं। तो उड़ीसा वालों ने क्या किया है, जो मुकुंददेव द्वितीय था, उसने ब्रिटिशर से संधि कर ली कि ठीक है, जो एरियाज मराठास के थे वो हम ले रहे हैं, बाद में हम इनको कुछ ना कुछ, लाइक, वी विल नेगोशिएट अनदर थिंग्स लेटर। Soon after taking over Khurda, the British followed a policy of resuming services tenures. It bitterly affected the lives of the ex-militias of the state of Paika. सीधी सी बात ये है
कि ब्रिटिशर्स ने मराठास को तो वहाँ पे हरा ही दिया था। इसके बाद उन्होंने उड़ीसा का रुख किया और उड़ीसा में उन्होंने अपनी बोले कि अब आप ऐसा करिए, आपकी मिलिट्री खत्म कर दो और हमारी मिलिट्री की सर्विसेज आप लीजिए। तो जब ये सर्विसेज स्टार्ट हो गई तो वहाँ का जो मिलिशिया क्लास था, जिनको हम पाइक्स बोलते थे, यानी कि पाइक्स होता था, पैका तो इंग्लिश में बोलते हैं, शुद्ध नाम तो पाइक्स है। तो पाइक्स को दिक्कत होने लग गई। अब पाइक्स को प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि रियली बात करेंगे तो राजा की उस समय सेना में पाइक्स ही मिलिट्री का शासन प्रशासन देखते थे। और अब ब्रिटिशर कह रहे थे कि आपकी आर्मी में हमारी आर्मी की सर्विसेज लो। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसी वजह से द हेरिडिटरी मिलिट्री कमांडर ऑफ द डिपोस्ट किंग जगबंधु विद्याधर महापात्र भरमरार राय और बख्शी जगबंधु लेड द रिवोल्ट। तो इसके बाद जो कमांडर थे, जिनके जो हेरिडिटरी मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, कौन कौन? जगबंधु विद्याधर, महापात्रा भरमारावर राय और या फिर इन्हीं का दूसरा नाम था बख्शी जगबंधु। तो जगबंधु विद्याधर या बख्शी जगबंधु ने रिवोल्ट को लीड किया। खुर्दा के बाहर इट वाज सस्टेन्ड बाय बख्शी जगबंधु। खुर्दा के बाहर जो लड़ रहे थे वो लड़ रहे थे बख्शी जगबंधु। इसके बाद हुआ, अब इनका सपोर्ट कौन कर रहे थे? राजा ऑफ कुजुंग एंड द अनफ्लिंचिंग लॉयल्टी ऑफ द पैक्स अंटिल सरेंडर इन मई 1824। फाइनली 1825 में उन्होंने सरेंडर किया। The son of the king of Khurda, Ramchandra Dev III was allowed to move to Puru and take charge of the affairs of the Jagannath temple. फाइनली ये होता है कि जो रामचंद्र देव तृतीय था, उसको ये अधिकार दे दिया गया कि ठीक है, आप पुरी में जाके एस्टेब्लिश हो जाइए, मूव कर जाइए और जगन्नाथ टेम्पल का रखरखाव आपके अंडर में रहेगा विथ ग्रांट ऑफ ₹24,000। और 24,000 का ग्रांट भी अलाउ उनको किया जाता है। तो ये थी कहानी पूरी पैकास की। गंजम रिवॉल्ट की बात करेंगे, 1835 में हुआ। गंजम भी एरिया है कहाँ पे? उड़ीसा में। गंजम रिवोल्ट को लीड कर रहे थे गुमसुर जमींदार और धनंजय भान। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके नाम याद रखना। तो जी से गंजम, जी से गुमसुर। तो गंजम, तो गंज कर लिया आपने किसका? धन का, तो धन अंजय। डिपोस्ट रूलर किट्टू रेवोलन हमें बहुत ज्यादा फेमस है। 1924 से 29 के बीच में किट्टू रेवोलन घटित हुआ है। हुआ ये है कि जो चीफ ऑफ किट्टूर थे, किट्टूर एरिया पड़ता है कर्नाटका में, उन्होंने एक अपने बेटे को अडॉप्ट किया था और ब्रिटिश इसको रोक रहे थे कि आपका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। तो ये इश्यूज क्रिएट हो रहा था वहां पे। तो जो चेन्नम्मा थी, द विडो ऑफ द चीफ, इसने रिवोल्ट को लीड करती है चेन्नम्मा रानी। दे डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट स्टेट बिफोर बीइंग क्रश्ड बाय द ब्रिटिश। तो यहाँ पे जो किट्टू रेबुलन किस तारीख में लड़ा गया? 1924 से 29। लीडर कौन थी? चेन्नम्मा। यही याद रखना है। अब हम बात करते हैं ऐसे रिवोल्ट्स के जो जमींदारों के द्वारा हुए हैं। जमींदारों ने रिवोल्ट्स आखिर करे क्यों? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? उनका कारण क्या था कि जमीन, तो उनके 3 4 5 कारण थे। ट्रेडिशनल लैंड रेवेन्यू जो कलेक्टर्स से जमींदार वर रिप्लेस बाय ब्रिटिश ऑफिसर। देखिए, राजाओं के समय में जमींदारों को क्या राइट हुआ करता था? ये राजस्व को एकत्रित करेंगे और जो एकत्रित करते थे तो इसका कुछ हिस्सा जमींदारों को मिलता था। कहने का मतलब ये, परंपरागत जो राजस्व वसूली करता थे वो जमींदार हुआ करते थे। लेकिन अब जब से कई तरीके की इन्होंने जमींदारी जो सिस्टम इम्पोजिशन, जो जमींदारी सेटलमेंट उन्होंने स्टार्ट किए थे, जैसे कि आप ये कह सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सिस्टम, इसके अलावा रैयतवाड़ी सिस्टम। तो इन सारी सिस्टमों ने जमींदारों को भूमिहीन कर दिया था और अब वो सिर्फ मास्टर नहीं रह गए थे जमीनों को, वो सिर्फ महज क्या रह गए थे? रेवेन्यू कलेक्टर रह गए थे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। और इसके अलावा हमें याद है कि जो सनसेट लॉ था, सनसेट लॉ की वजह से जमींदारों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। थ्रेट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ सब्सिडरी लैंड। अच्छा, जिनकी थोड़ी बहुत जमीनें हुआ करती थी या जो छोटे मोटे एरियाज पे शासन कर रहे थे, उनको ये भी डराया धमका के जबरदस्ती उन पे सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लिया जाता है, जिससे कि वो अपनी जागीरों से मुक्त, मतलब खत्म कर दिए जाते हैं। जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ऊपर हम ये देख के आए हैं, जैसे कि किट्टू रेबुलन ही मान लो। पहला पॉलीगार वॉर। सबसे पहली बात समझिए कि पॉलीगार ये है क्या, कौन है? पॉलीगार्स वही, जैसे कि उड़ीसा के अंदर हमने पाइक्स देखे हैं, ये कन्वेंशनल मिलिट्री रूलर्स हुआ करते थे, मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे। इन द सिमिलर मैनर तमिलनाडु के रीजन में पॉलीगार्स का भी सेम काम था। ये भी परंपरागत तरीके से सैनिक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, बड़े कमांडर्स हुआ करते थे पॉलीगार। तो इनका पहला पॉलीगार युद्ध जो होता है वो होता है 1799 में, तिरुनेलवेली तमिलनाडु में। इसमें जो लीड कर रहे हैं उनके नाम जरा देखते हैं। कोटम्बा नायक, सुब्रमण्यम पिल्लई, सोंदरा पांडियन, ये 3 लोग। उन्होंने रिवोल्ट किया। वही है कि ब्रिटिश ऑफर सजेरेटी, ब्रिटिश ने कहा कि आप हमारी छत्र छाया में आता है, अपना कंट्रोल हमें दे दो। फाइनली उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, मतलब मार दिया जाता है 1799 में। और ब्रिटिश ने उनकी टेरिटरी को अनेक्स कर लिया, कब्जे में ले लिया।
तो पहला पॉलीगॉर जो युद्ध है वो कब हुआ है? 1799 में। दूसरा पॉलीगॉर जो युद्ध है वो 1801 में, जस्ट अगले साल। अच्छा, अब ये हुआ है साउथ इंडियन, इसको द्वितीय पॉलीगॉर युद्ध को ही हम क्या बोलते हैं? साउथ इंडियन रेबेलियन बोलते हैं, द्वितीय पॉलीगॉर युद्ध को। पॉलीगार आर्मीज अंडर गोपाल नायक, किरला वर्मा, कृष्णप्पा नायक, इन्होंने ब्रिटिश के जो बैरक्स थे उनको बॉम्ब किया, कहाँ पे? कोयम्बटूर में। हालांकि हुआ ये कि कर्नाटक की ट्रीटी साइन हो जाती है 1801 में। ब्रिटिश अस्यूम्ड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर तमिलनाडु, ब्रिटिश को पूरा कंट्रोल मिल जाता है तमिलनाडु को, और जो पॉलीगार सिस्टम है इसको खत्म करके जमींदारी सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। तो द्वितीय पॉलीगार युद्ध को याद रखना है कि ये इस साउथ इंडियन रेबेलियन के नाम से जाना जाता है। और इसमें लड़ने वाले कौन है? गोपाल नायक, केरला वर्मा और कृष्णप्पा नायक। जबकि पहले में कौन थे? कट्टुम्बा नायक, कट्टा बोम्मा नायक, सुब्रमण्यम पिल्लई, सोंदरा पांडियन। इसके बाद पॉलीगार रेबेलियन की बात करें तो पॉलीगार ये तो वॉर हुए हैं, तो पॉलीगार जो रेबेलियन है यही जो पूरा फेस चला है ये 1799 से 5 तक चला है। पॉलीगर्स बता दिया था। पॉलीगर्स कौन होते थे? जो नयनकार सिस्टम चलता था विजयनगर साम्राज्य में, तो नयनकार कौन हुआ करते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ करते थे, तो वही थे ये पॉलीगार। कन्फ्लिक्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस, लड़ाई क्यों हुई? कि टैक्स कलेक्ट कौन करेगा? क्योंकि जब ये जमींदारी सेटलमेंट थोपने लग गए, जमींदारी सेटलमेंट्स में तो नीलामी के आधार पर जमींदार बना रहे थे, लेकिन ये जो कन्वेंशनल राइट हुआ करता था, परंपरावादी जो अधिकार था, वो तो पॉलीगार्स का हुआ करता था। इस वजह से पॉलीगार्स और ब्रिटिश आमने सामने आ गए थे। तो लिखा है रादर हु शुड कलेक्ट इट, द ट्रेडिशनल क्लासेस और द कंपनी ऑफिसर्स, कि कंपनी के अधिकारी रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे या फिर जो ट्रेडिशनल क्लास हो। ट्रेडिशनल क्लास कौन है? पॉलीगार है। तो इस तरीके से हमने देखा 2 पॉलीगार युद्ध हुए हैं और पॉलीगार रिबेलियन लगभग 6 सालों तक चला है। मैसूर रिवॉल्यूशन 1840 से 41 के बीच में धौंधजी बाघ। तो किसी की धौंध या वाघ हो ना, या फिर मान लो जो धौंध है तो बहुत ज्यादा मशहूर होती है मैसूर रिवॉल्यूशन। सावंतवाड़ी रिवोल्ट, अब सावंतवाड़ी ये सब नाम से ही हमें पता चल जाता है मराठा के एरियाज में 1844 में। मराठा चीफ है कौन है? फोंड सावंत ने लीड किया रिवोल्ट को। रेबल्स कैप्चर्ड फोर्ट्स बट वर फाइनली फोर्स्ड टू सीक रेफ्यूज इन गोंडवाना। चलिए आगे देखते हैं। गडकरी रिवोल्ट भी 1840 में। तो मराठा में जो 2 रिवोल्ट हुए हैं, सावंतवाड़ी रिवोल्ट और गडकरी रिवोल्ट, दोनों एक ही ईयर में होते हैं, इन द ईयर ऑफ 1845। कहाँ पे? कोल्हापुर। गडकरीज वर द हेरिडेटरी सर्वेंट्स ऑफ द मराठास। अब आप ये देख रहे हैं सेम पैटर्न एक ही जगह पर देखने को मिल रहा है। हेरिडेटरी जो ऑफिसर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव्स हैं, उनको हटा के ब्रिटिशर्स यानी कि यूरोपनाइजेशन किया जा रहा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। इस वजह से ब्रिटिश रेजिम की जो आर्बिट्रेरी सिस्टम था और जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था, उन्हीं से ये भी लोग दुखी थे। जिस कॉस्ट ब्रिटिश मच मटेरियल लॉस, इसमें ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा मटेरियल लॉस हुआ है। पूछा जा सकता है कि इनमें से किस रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स का अधिकतम मटेरियल लॉस हुआ है? तो आंसर विल बी गडकरी रिवोल्ट। आगे देखेंगे राव भरमाल। ये राव भरमाल जो है, जो कच्छ ऑफ काठियावाड़ है, अब जो कच्छ ऑफ काठिया जो है वो कौन सा एरिया है? जरा ये देखो, ये वाला जो एरिया, ये काठियावाड़ का एरिया है ना। तो राव भरमाल 1861 में होता है। और थ्रेट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ सब्सिडरी ट्रीटी ऑन कच्छ, वही बात है कि कच्छ पर दबाव किया जाता था कि सब्सिडरी ट्रीटी सहायक जो संधि है उसको स्वीकार कर लिया जाए। किट्टू रेवोल्यूशन 1824, रानी चेन्नम्मा चौकीदार रायन ने इसको लीड किया था, ठीक है ना। किट्टू रेवुलर ने आपको बताया था ये वाला रानी चेन्नम्मा, और एक नाम और आप यहाँ पे लिख लो, चौकीदार रायन। चौकीदार रायन, ठीक। चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो आप होप ये हमने देखा, एक बार फिर से देखते हैं। पॉलीगार रेबेलियन 1799 में पहले पॉलीगार युद्ध, दूसरा पॉलीगार युद्ध हुआ 1800 में। पॉलीगार रेबेलियन की बात करें 1799 से 05 तक। साउथ इंडियन रेबेलियन कहा जाता है द्वितीय पॉलीगार युद्ध को। मशहूर है धोंध 1840-41, सावंतवाड़ी रिवोल्ट और गडकरी रिवोल्ट 1844 दोनों हुए हैं। और मटेरियल लॉस हुआ है गडकरी रिवोल्ट में सबसे ज्यादा, ठीक है। और राव भरमाल 1861 में कच्छ ऑफ काठियावाड़ के एरिया में। अब जरा देखते हैं जो धार्मिक और जो पॉलिटिकल रिवॉल्ट्स हुए वो कौन कौन से। अब ये देखते हैं सन्यासी रिवॉल्ट, ये सबसे पहले हुआ है 1770 से 1820 के टाइम पे। मुर्शिदाबाद और जो बैकुंठपुर फॉरेस्ट बंगाल का एरिया था, उस एरिया में ये सन्यासी बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करते थे। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ जब, देखिए ब्रिटिशर्स की ऐसी पॉलिसीज उस समय तक आ गई थी जिससे कि गरीबी तो अपने आप पनप ही रही थी, इसके अलावा जो फेमाइन होता था वो उन फेमाइन को और ज्यादा डेंजरस और ज्यादा भयानक बना देती थी उनकी पॉलिसीज। यानी कि वो कोई भी ऐसे स्टेप्स या मेजर्स नहीं लेते थे जिससे कि भूख से मर रही जनता को कुछ भी जरा सा भी आराम मिल पाता। और यही कारण था कि सन्यासियों ने वहां पे तबाही मचा रखी थी। तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की वजह से जब ये आपस में खाना ढूंढते फिरते थे, तो ब्रिटिश ने उनको कहा एरेटिक बैगर, ये मतलब भूख
भिखारी। उन्होंने रेडेड फैक्ट्रीज, 150 किल्ड बाय वेरेन हास्टिंग। तो वेरेन हास्टिंग ने कितने मार दिए थे? 150 सन्यासी मार दिए थे। अब आप ये बताओ, वेरेन हास्टिंग जो भारत आया था वो 1774 से 85 तक यहाँ पर रहा है और इसी के टाइम पे ये सन्यासी विद्रोह हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें में से कौन सा व्यक्ति है जो सन्यासी विद्रोह को दबाने के लिए कुख्यात है? तो आंसर इज वेरेन हास्टिंग। 150 लोगों को मार दिया। 1882 में जो पुस्तक लिखी गई है आनंद मठ, इसका देखो डेट याद रखना। 1882 में आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसमें सन्यासी रिवोल्ट का जिक्र किया गया है। और बंकिम चंद्र चटर्जी एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिनको कहा जाता है ये अग्रदूत हैं बंगाल में नेशनलिज्म को जगाने में, जो राष्ट्र भावना है उसको जगाने में बंकिम चंद्र चटर्जी का बहुत अहम योगदान है। इन्होंने जो रिलीजियस रिफरेंसेस हुआ करते थे, जैसे भगवान कृष्ण को, भारत माता को माता मानने वाले ही उस तरीके से, मतलब एक देश का स्टेटस माता के इक्वल करने वाले व्यक्ति पहले बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उसके बाद हम सब भारत माता मानना शुरू किया है। फकीर, तो फकीर 76, फकीर विद्रोह 1776 में। अब देखो मजनू शाह, मूसा शाह और चिराग शाह। देखो फकीर एक चिराग के सहारे जिंदा रह सकता है, उसी तरीके से मजनू, तो मजनू क्या था? मोहब्बत में फकीर हो गया था, याद रखने के लिए। इसके अलावा कहाँ पे भवानी पाठक देवी चौधरानी ने भी इसके नोट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये किसके विरुद्ध था? अगेंस्ट लवाई टैक्सेस, टैक्सेस लगाने के विरुद्ध था। इसके अलावा इसको सपोर्ट किया गया था राजपूत, पठान और डिसबैंडेड सोल्जर्स, यानी कि जिनको आर्मी से निकाल दिया गया था उनके द्वारा। पागलपंथी, तो पागल 25 करीम शाह, तो करीब करीब पागल है, ऐसा हम याद रखते हैं। और टीपू सुल्तान कैसा था? पागल ही था। ये वो वाला टीपू सुल्तान नहीं, याद करने के लिए बता रहा हूँ। ऑप्रेसिव टैक्स रिजीम थी बंगाल में, यानी कि कष्टदायी जो कर प्रणाली थी उसकी वजह से। 1820 और 22 में हो राइसिंग हुआ था और हो राइसिंग को लीड किया है दुर्जन सिंह ने, बस इतना याद रखना है। फराजी यानी कि फर्जी। अब फर्जी क्या चीजें होती हैं? 38, तो मुस्लिम सेक्ट है ये, हाजी शरीयतुल्लाह ने इसको खोजा था बंगाल में, फराजी मूवमेंट। शुरुआत में द कॉसेस ऑफ टेनेंट्स अगेंस्ट लैंडलॉर्ड एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वहां पे जो जमींदार थे और जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके विरोध में ये फराजी मूवमेंट 1838 में स्टार्ट किया जाता है। कूका मूवमेंट 1871 से 72। ये जनरली कूका जो है एक तरीके से सिक्किम के अंदर ही एक सब सेक्ट है, या कूका, या जिसको नामधारी कह सकते हैं, उसको लीड किया राम सिंह कूका ने। जनरली ये एक तरीके से धार्मिक शुद्धिकरण का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसने पॉलिटिकल ओवरटोन यानी कि राजनीतिक रूप धारण कर लिया। कूका जनरली सफेद वस्त्र पहनते थे, हाथ से बुने हुए सफेद वस्त्र पहनते थे, हैंड वूवन क्लॉथ्स। इन्होंने ब्रिटिश शिक्षा का बॉयकॉट किया और उनका जो उत्पादन होते थे उनके सामान को भी बॉयकॉट किया और उनके कानून को भी बॉयकॉट किया। अब कूका जब नाम आता है तो इसी से मिलता जुलता एक मूवमेंट और पूछ देते हैं, कुकी मूवमेंट, क्योंकि दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। तो कुकी जो मूवमेंट है वो 21-22 में हुआ है, ठीक है, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, असहयोग आंदोलन चल रहा है, इसके साथ साथ कुकी मूवमेंट पूछा जाता है। चलिए ये चीजें हमने देख ली। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे ट्राइबल्स की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन ट्राइबल्स मूवमेंट्स को बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा ट्राइबल्स के बारे में कर रहे हैं। और ये जो रेफरेंसेस मैंने लिया है ये एनसीईआरटी से लिया गया है। अब दो नाम आप याद रखिए। पहला नाम आपको जो याद रखना है वो या नाम याद रखिए कि पहाड़ियास कौन है, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा नाम जो याद रखेंगे वो रखेंगे आप संथाल्स। तो सबसे बड़ी बात है, जो संथाल्स हैं वो सेटल्ड कल्टीवेटर्स हुआ करते थे। संथाल परगना कहाँ पर है आप बताइए? ये जो एरिया है उड़ीसा झारखंड वाला, है ना, इस एरिया में हम देखेंगे तो संथाल। अब बात ये है कि संथाल है, ऐसे संथाल ऐसे सेटल्ड कल्टीवेटर्स हैं। और ये है पहाड़िया से, पहाड़ी का मतलब ये हमें दिख रहा है ये पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, इनका कृषि से संबंध नहीं है। ये जनरली जो नेचुरल चीजें हैं, जैसे कि ये हंटर्स हुआ करते थे, शिफ्टिंग शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है, सेटल्ड कल्टीवेटर्स नहीं होके कैसे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, यानी कि हर 2-3 साल में अपना ठिकाना बदल रहा है, क्योंकि ये सब पहाड़ियाँ हैं। फूड गैदरर्स हो सकते हैं, चारकोल प्रोड्यूसर्स हो हैं, सिल्कवॉर्म रियर करते हैं। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि ये सेटल्ड नहीं है, और चूंकि ये सेटल्ड नहीं है तो ये कृषि भी सेटल्ड नहीं करते हैं। तो ब्रिटिशर्स इनको सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बनाना चाहते थे। क्यों सेटल्ड एग्रीकल्चर बनाने में? दो फायदा था। एक तो ब्रिटिश जो कमर्शियल एग्रीकल्चर चाहते थे, एक तो उनसे बोवाली खेती करवाते, जैसे कि मान सकते हैं जूट अगर हो पाता वहां पर, कॉटन हो सकती थी अगर हो पाता वहां पर, या मान लेते टी, इस प्रकार की कृषि करवाते। दूसरी बात है, इस कृषि से ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज हैं, ब्रिटिश के जो उद्योग चल रहे थे, तो ये सब कच्चा माल कहाँ पे लेके जाते? अपने औद्योगिक के लिए, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय औद्योगिक क्रांति फल फूल रही थी। और इसी कमर्शियल से जब ये कृषि करते तो इससे इनको टैक्स भी मिलता, रेवेन्यू। तो ब्रिटिशर्स को डबल फायदा होता अगर ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट होते। तो अब जो पूरी लड़ाई है, ब्रिटिशर्स ने जो भी प्लान किया, जो भी लाइक वैल्यू एडिशन करते हैं, वो यही कोशिश उन्होंने करी कि पहाड़ियों को हम क्या बना दें,
इनको हम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बना देते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? द आंसर इज़ नो। अच्छा, अब पहाड़ियों की बात ये है कि पहाड़ी जो है वो रेगुलरली रेड करते थे प्लेन्स। अब सीधी-सी बात ये है कि मान लेते हैं कि अगर ये पहाड़ एरियाज़ है और ये हैं प्लेन्स जहाँ पर आप देखेंगे कृषि हो रही है, ये मान के चल लो। तो यहाँ पर तो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट हैं और ये यहाँ पर रह रहे हैं पहाड़िया से घने जंगलों में। तो कभी-कभार ये क्या करते थे, इस एरिया में आके रेड मारते थे, सामान लूट के यहाँ पे चले जाते थे। तो जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे उस समय उनको बड़े प्रॉब्लम था पहाड़िया से। तो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कहेंगे संथाल्स, और वो मिल जाते हैं अब किससे? ब्रिटिश से। तो अब ये दोनों लोग मिलकर इनके ऊपर कोशिश करेंगे कि अब इनको कहाँ कैसे। तो जब इन दोनों ने इनको प्रेस करना स्टार्ट किया तो और जंगल की ओर ये भागने लगे और ब्रिटिश ये जंगल काट के ये जो सेटल्ड एग्रीकल्चरल लैंड था, इसका विस्तार होने लग गया था। इसके विस्तार के साथ-साथ और ये जो था, जो जंगल पर्वत थे, ये काटे जाने लग गए थे और सेटल एग्रीकल्चर का विस्तार होता जा रहा था। इस तरीके से इसकी भूमि कम हो रही है, ये भूमि बढ़ती जा रही है। तो अब सीधी-सी बात है, जो पहाड़ियाज़ हैं वर्सेस ब्रिटिशर्स, क्लियर सी बात है ये होगा, यानी कि अब आपस में रिवोल्ट होने चांसेस बढ़ जाते हैं। As settled agriculture expanded the area under forest and pastures contracted, मैंने अभी बताया सेटल्ड एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ रहा था और जो चारागाह की भूमि है यानी कि पास्चर और जो फॉरेस्ट है वो कम होता जा रहा था। दिस शार्पेंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हिल फॉक एंड द सेटल्ड कल्टीवेटर्स, यही कारण है। इस वजह से पहाड़िया और जो सेटल एग्रीकल्चर है इनके बीच में लड़ाई उत्पन्न हो गई थी। 1780 के तक जो ऑगस्टस क्लीवलैंड था, अच्छा ऑगस्टस क्लीवलैंड का नाम हमें याद रखना है, ये था कौन? ये कलेक्टर था भागलपुर। भागलपुर कहाँ पे है? बिहार में है। एक इसने पॉलिसी प्रपोज करी जिससे कि शांति स्थापित हो सके दोनों के मध्य में। पहाड़िया चीफ्स वर गिवन एन एनुअल अलाउंसेस एंड मेड रिस्पांसिबल फॉर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ देयर लैंड। तो बात ये कि ब्रिटिश क्लीवलैंड ने पहाड़ियाज को ये बोला कि आप हमसे एक रकम ले लो, कुछ पैसे ले लो और आप ये कहेंगे कि आप ना तो यहाँ पर रेड करोगे और आपके जो लोग हैं उनका जो व्यवहार है कि कभी भी रेड कर देते हैं, इन सब चीज़ों से हमें चाहिए मुक्ति। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने रकम भी रख ली लेकिन रेड्स कंटिन्यू रहीं। तो अब सीधी-सी बात है, तकरार बढ़ गई थी। 1780 में जमींदार्स hired them to reclaim land and expand cultivation and British officials invited them to settle in the जंगल महल्स। बात ये हुआ कि अब जब ब्रिटिश परेशान हो गए पहाड़िया से, तो ब्रिटिशर्स ने सांथाल्स को इनवाइट किया कि आप जंगल से एरियाज में आके रहो, जंगल को काटो और ये जो लैंड है इसका एरिया बढ़ाओ। और जिस पूरे एरियाज में उनको जो एरिया दे दिया गया था सांथाल्स को, उनको कहा गया जाता है दामेन एको। तो दामेन एको का जो एरिया है वो सांथाल्स का एग्रीकल्चरल एरिया जो डिमार्केशन था उसको बोला जाता था। The Santals felt that the time had come to rebel against जमींदार्स, moneylenders and the colonial status। अब हुआ ये कि अभी तक तो सांताल्स और ब्रिटिश की बात बढ़िया अच्छे से चल रही थी। ब्रिटिशर्स ने सांताल्स को अलाउ किया कि आप ये एग्रीकल्चरल लैंड एक्सपांड करिए। ठीक है, सांताल्स ने ऐसा किया भी और इनका जो एरिया था दामिनी को, अब इसमें ये एग्रीकल्चर भी कर रहे थे। लेकिन बात ये है कि जब आप ये सेटल्ड एग्रीकल्चर ये सांताल्स कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी तो टैक्स और रेवेन्यूज़ लगाया जाने लग गया। तो अब ये दिक्कत हो गई थी सांताल्स को, तो सांताल्स ने भी अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ में युद्ध कर दिया। तो अब तक जो सांताल्स प्लस ब्रिटिश थे, अभी तक जो सांथाल और ब्रिटिशर्स एक जैसे मिल रहे थे, अब ये इनके बीच में वर्सेस वाली कंडीशन डेवलप हो गई थी। तब सांथाल्स की लड़ाई भी ब्रिटिशर से होगी, ठीक है? तो अब ज़रा हम देखते हैं, तो उसी क्रम में हम देखेंगे चौहार अपराइजिंग्स क्या था? तो चूहार अपराइजिंग्स 1776-72 फिर 1795-1816 में टाइम टू टाइम ये युद्ध होते रहे, कह सकते हैं रिवोल्ट्स होते रहे। ये जनरली जो मिदनापुर का एरिया है, ठीक है ना? वहाँ पर है। अब मिदनापुर कहाँ पर है? हमें ये देखने को मिलता है, ये है बंगाल के एरिया में। लोकल फ्यूड्स कॉल्ड ट्राइबल एज़ पिग्स। ये लोग जो थे, जो सामंत हुआ करते थे वहाँ के मिदनापुर के, जो लोकल्स जो ट्राइबल्स हुआ करते थे उनको वो कहते थे चूहार। अब चूहार जो है इसका मतलब होता है पिग्स यानी कि सुअर। फेमाइन के कारण एनहांस्ड जो लैंड रेवेन्यू की दरें बढ़ाई जा रही थी, इसके अलावा जो आर्थिक वहाँ पे जो संकट था, इन सब की वजह से और जो रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे हो रहा था, इन सब की देन की वजह से ये चूहार अपराइजिंग वहाँ पर हुआ है। कोल अपराइजिंग की बात करें तो कोल तो KOL ऐसा आ रहा, तो इसमें वन का याद रखना है, 31 में हुआ है। अब कोल बुद्धू भगत रांची में हुआ है। हजारीबाग छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है। अब किस वजह से हुआ है कोल अपराइजिंग? ट्रांसफर ऑफ लैंड टू आउटसाइडर्स लाइक सिख्स एंड मुस्लिम्स। कि जो लैंड बाहर बाहर के जो लोग आ रहे थे, जैसे कि सिख्स या मुस्लिम्स आ रहे थे, ये ट्राइबल्स लैंड को क्या कर रहे थे? अपने नाम करवाते जा रहे थे, उनके लैंड्स पे कब्जा कर रहे थे, इसी की वजह से हुआ है कोल
अपराइजिंग। तो जो कोल है, तो कोल को ऐसे याद करेंगे कि बुद्धू भगत। कोई व्यक्ति बुद्धू है, इतना बुद्धू है वो कोल भी नहीं कर पाता, तो ऐसे याद रखेंगे। 1820 में हो राइजिंग हुआ है दुर्जन सिंह के नेतृत्व में। खासी रिवॉल्ट, तो खासी खासी 33, ठीक है ना, खासी 33, खासी, अब देखो ये खा ऐसा बन रहा है तो थ्री थ्री भी ऐसा बनता है, 33 में हुआ है। गारो खासी जनतीय हिल्स मेघालय में। अब कौन है? तीरथ सिंह। तो जब आप तीरथ करने के लिए जाते हो तो इंश्योर करें कि आपको खांसी ना हो, कैसे याद रख सकते हैं। ब्रिटिश बुल्डर रोड ब्रह्मपुत्रा वैली प्लस सिलहट लेड टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स। देखो भाई ये अब ऐसा है, देखो कारण ये है कि मान लेते हैं कि ये सिलहट एरिया है और ये ब्रह्मपुत्र वैली है, तो सिलहट एरिया तक क्या था, इस सिलहट तक तो कनेक्टिविटी थी, लेकिन सिलहट से जो ब्रह्मपुत्रा का एरिया है यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे, आप ये कह सकते हैं यहाँ पर उन्होंने एक रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, एक रोड का कंस्ट्रक्शन हो जाता है। अब जब रोड का कंस्ट्रक्शन होगा तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी होगी वो भी एनहांस हो गई है अब तो। तो अब लोग आराम से यहाँ से सिलहट से ब्रह्मपुत्र जाने लग जाएंगे। तो अब जब ये ब्रह्मपुत्र वैली में जो लोग रह रहे हैं इनके जो एरियाज हैं यहाँ पे फॉरेनर्स का इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, इसी वजह से खासी रिवोल्ट होता है। नायकवाड़ा रेबेलियन, नायकवाड़ा की बात करें तो नायक्स कौन हुआ करते थे ये भी हमें पता होना चाहिए। एमपी एंड गुजरात में हुआ है नायकवाड़ा 1868 में, ये भी है नायकवाड़ा 68। launched revolts against British officers and Hindus with religious fervor and attacked police stations। नायक वाला जो रिवोल्ट था इधर धार्मिक चीजों से थोड़ा भी प्रेरित था और बाद में हालांकि रिलीजियस ओवरटोन इसने ग्रहण कर ली थी। आ बिड टू एस्टेब्लिश धर्म राज अंडर द चार्मिस्टिक लीडर्स। तो ये पूछ सकते हैं कि निम्न में से किस रिवोल्ट का एक मुख्य उद्देश्य था धर्मराज को एस्टेब्लिश करना, तो कहेंगे नायकवाड़ा रेबेलियन 1868। और कहाँ पर हुआ है, तो फॉरेस्ट ट्राइब है मध्य प्रदेश और गुजरात के रीजन में। इसके बाद है सपाहर आंदोलन, इसी को बोलते हैं खरवार अपराइजिंग। खरवार अपराइजिंग कहाँ पे हुई? 1874 में, फॉलोड बाई संथाल रेबेलियन के बाद हुए वहां पे खरवार या सपाहर, which preached monotheism and internal reform at first, but had to begin to turn into a campaign against revenue settlement operations just before it was suppressed। शुरुआत में अगर इस मूवमेंट की बात करेंगे खरबार या सपाहर मूवमेंट्स की, तो इसमें क्या देखेंगे, ये जो रिवोल्ट लॉन्च हुआ था इसने मोनोथिम्स यानी कि एकेश्वरवाद को प्रमोट किया और कहा कि अंदरूनी आप रिफॉर्म्स करिए अपने धर्म के अंदर ही। लेकिन बाद में एक ऐसा कैंपेन बदल गया किसके विरुद्ध? रेवेन्यू सेटलमेंट के विरुद्ध ये बाद में इस आंदोलन ने रूप धारण कर लिया। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ पे? झारखंड में हुआ है सपाहर आंदोलन खरबार अपराइजिंग। भागीरथ मांझी और दुबिया गोसाई इसके मुख्य लीड करता है। दो नाम याद रखिएगा, भागीरथी मांझी और दुबिया गोसाई। भील अपराइजिंग की बात करेंगे तो अब भील हमें पता है कहाँ पे, राजस्थान एमपी में है। ये एक्सटर्नली स्टार्ट हुआ है टेम्परेंस एंड प्यूरिफिकेशन मूवमेंट यानी कि धर्म शुद्धि आंदोलन के तौर पे स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में वही ब्रिटिशर्स के विरोधी मूवमेंट हो जाता है 1913 में अंडर गोविंद गुरु इट डन ए वायलेंट फॉर्म। तो इस आंदोलन को लीड कौन कर रहा था? भील के गुरु गोविंद गुरु। 1879-80 में बात करेंगे तो कोया कोया रेबेलियन हुआ है, कोया 80, ठीक है, कोया 80 ऐसे याद रख लो। ईस्टर्न गोदावरी जो है आंध्र प्रदेश के रीजन में, सम डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा में, जो आंध्र प्रदेश ये वाला जो आपका दक्षिण भारत का एरिया है ये वाला, इस एरिया में डिस्ट्रिक्ट ऑन उड़ीसा। अब कौन कौन लीड कर रहा है कोया? तो तोम्मा सूरा या इसी को बोलते हैं राजमंतायर। इन्होंने क्या किया है, ये महाराजा जो जयपुर के हैं, जयपुर उड़ीसा आंध्र प्रदेश के रियासत पे एक उस समय राजघराना हुआ करता था, अब प्रोविंस हुआ करती थी, उससे मदद मांगी है। इसके अलावा कारण मेन है क्यों हुआ, एरोजन ऑफ कस्टमरी राइट्स ओवर फॉरेस्ट। अब भाई जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनके जंगलों पर कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन उनके जो कस्टमरी यानी कि जो परंपरागत अधिकार है उनको छीन लिया जाता है। इसके अलावा पुलिस वहाँ पे इल्लीगल पैसा वसूल कर रही थी लोगों से, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इसके अलावा भाई मनी लैंडर्स, न्यू एक्सरसाइज रेगुलेशन रिस्ट्रिक्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पैडी, जो टोडी हुआ करता था। इसके अलावा जो प्रोडक्शन होता था पैडी का उस पे भी इन्होंने बैन कर दिया था। इसके अलावा जो टोडी टैपर्स हुआ करते थे यानी कि ताड़ के वृक्ष से जो दारू उतार यानी कि बनाते थे उन पर भी बैन कर दिया, हालांकि ये उनका कस्टमरी राइट था। तो इन सब की वजह से कोया रेबेलियन होता है 1880 के अंतर। अब बात करते हैं मुंडा रेबेलियन के 1899 से 1900 में खूंट काटी सिस्टम के विरुद्ध ये हुआ। हुआ ये है कि ब्रिटिशर्स जब फॉरेस्ट के अंदर घुसे तो ट्राइबल्स के एरियाज में यानी कि ट्राइबल्स के लोगों के जो राइट्स हुआ करते थे उन पे वो क्या करने लग गए, इंटरफियर करने लग गए। खूंट कटी सिस्टम
क्या होता था, जॉइंट होल्डिंग ऑफ लैंड होती थी, बस रिप्लेस्ड बाय ज़मींदारी सिस्टम। जो ट्राइबल्स हुआ करते थे उस एरिया के, मुंडा जो जनजाति के लोग थे, वहाँ पे खूंट-काठी सिस्टम चलता है, ठीक है? खूंट-काठी सिस्टम में जॉइंट होल्डिंग्स होती है, यानी कि पूरे परिवार की वो ज़मीन रहेगी। इन्होंने क्या किया, वो पूरे परिवार या पूरे ग्राम की ज़मीन से छीनकर एक किससे दे दी, ज़मींदारी सिस्टम रिप्लेस कर दिया। तो इससे वहाँ पे गरीबी बढ़ी और ऋण लोग लेने के लिए मजबूर हो गए थे, यानी कि कर्ज़ बढ़ गया था। अगेंस्ट ब्रिटिश एंड डीकूस, ब्रिटिश के विरुद्ध हुआ ये आंदोलन। डीकूस किन्हें बोला जाता था, तो फॉरेनर्स हुआ करते थे, यानी कि जो ट्राइबल्स नहीं थे, नॉन ट्राइबल, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स और मर्चेंट्स, ठीक है ना? बिरसा मुंडा को डिक्लेयर कर दिया, अपने आप को गॉड डिक्लेयर कर दिया था, और इनकी एक उपाधि थी उलुगलान। रंपा रेबेलियन की बात करेंगे, 1924 में रंपा रेबेलियन होता है गोदावरी के रीजन में, विटनेस्ड वेरियस अपराइजिंग्स इन द 19th सेंचुरी। यहाँ पर क्या देखेंगे, टॉडी टैपर्स पे बैन कर दिया जाता है, वही ताड़ से जो लोग दारू बनाते थे उन पे बैन कर दिया जाता है। और वहाँ पर बहुत सारी शिकायतें थी मनी लेंडर्स के विरुद्ध में। लेड बाय एन आउटसाइडर, यहाँ पर अब इन्हीं का कोई व्यक्ति, इन्हीं के ग्रुप का कोई व्यक्ति नहीं है रामपर एवेलन में, कोई बाहर का व्यक्ति है, अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि क्लेम करते थे अपने आप को एस्ट्रोलॉजिकल एंड हीलिंग पावर्स हैं उनके पास में, चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। हू हैज़ बिकम अ फोक हीरो इन द आंध्र प्रदेश। उसी तरीके की कुछ शक्तियों को क्लेम करते थे कौन? बिरसा मुंडा, जैसे कि अल्लूरी सीताराम राजू क्लेम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अल्लूरी सीताराम राजू इनिशियली ये नॉन वायलेंस के समर्थक थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिया था। ठीक है? और महात्मा गांधी से काफ़ी अच्छे संबंध थे। दो ही कंसिडर्ड वायलेंस नेसेसरी टू विन ट्राइबल गोल्स। द एक ही अंतर था, उन्होंने लगा कि भाई नॉन वायलेंस तो हम मानते हैं, लेकिन अगर हमें ब्रिटिश से लड़ना है, ट्राइबल गोल्स को पूरे करने हैं, तो फिर हमें वायलेंस करना पड़ सकता है। और हालांकि जो अल्लूरी सीताराम राजू थी, उनकी हत्या कर दी जाती है 1924 में। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1930 तक। ओराव जनजाति का आदिवासी आंदोलन था। ओराव जो जनजाति है, बंगाल, उड़ीसा और ये झारखंड में देखने को मिलेगी। ताना भगत जो आंदोलन 1914 से छोटा नागपुर में शुरू हुआ था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ताना भगत आंदोलन एक तरीके से कल्चरल आंदोलन था। आदिवासियों के धर्माचार्यों भगत द्वारा किए शुरू किए जाने के कारण इसे ताना भगत कहा जाता है। तो भगत देखो, ताना भगत से हमें याद रहेगा, भगत किसे कहते हैं? जो कल्चरल पावर्स कुछ रखते हैं, है ना? मैजिकल पावर्स रखते हैं। ताना भगत आंदोलन का कांग्रेस और गांधी जी से घनिष्ठ संबंध था, तथा इन आदिवासियों ने सहयोग और सविनय अभियान आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। ताना भगत आंदोलन में शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, सत्याग्रह अपनाया गया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके गांधीवादी नीतियों को अपनाया गया था। ताना भगत आंदोलन के जो हीरो थे, जतरा भगत, बलराम भगत आदि के देवासियों तथा देवमेनिया भगत ने आदिवासी महिलाओं ने नेतृत्व दिया। तो देवमेनिया जो भगत थी, आदिवासी महिलाएं थी, जबकि दो मेल थे, जतरा भगत और बलराम भगत। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे आंदोलन जो थे, रिवॉल्ट्स जो हुए हैं ब्रिटिश इंडिया में, वो कंप्लीट किए हैं। एक बार इनकी तारीखें अगर आप बात करेंगे तो वो जरा हम देख लेंगे, कैसे याद रखेंगे इनकी तारीखों को। होम अहोम में हा ऐसे बनता है तो 1828 में हो जाएगा। बेलूथ हम्पी रेवोल्यूशन 1806 से 9, पाइका रेवोल्यूशन वही 1804 से 6 में, गंजेम रिवोल्ट 1835, डिपोस्ट रूलर किट्टू रेवोल्यूशन 1900 ये 1824-29 है, नॉट 1924-29। इसके अलावा बात करेंगे पोलीगार वॉर, हमें पता है 1799 में, दूसरा 1801 में। पोलीगार जो रेबेलियन है, विद्रोह 6 साल तक चला है, 1799 से 05। मसूर रेबेलियन यानी कि मैसूर रेबेलियन 1840 से 41 तक। सावंतवाड़ी 44 में, गडकरी रिवोल्ट भी 44 में। राव भरमाल 1861 में, कछवर काठियावाड़ के रीजन में। सन्यासी संन्यास 1770 से 1885 में, ठीक है। फ़कीर 1776 में। पागल 1800, पागलपंथी पागल 25। फराजी फराजी 38, कूका 1871 से। कूका सिरप आती है 71 या 72 रुपए का, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है ना। कुकी रिबेलियन 1921 से 22। अतः संथाल रिबेलियन की बात करेंगे 1855, ठीक है ना। इसके अलावा चूहार रिवॉल्यूशन और रिवोल्ट 1766-72 में। कोल कोल एल इससे 31। खासी 33। गायकवाड़ 1868 में। सपाहा या खरवार अपराइजिंग 1874 में हुई है। भील अपराइजिंग ये हम देख ही रहे हैं। कोया 1880 में याद किया है, और मुंडा 1899 1900 में। रामपर रेवलन 1924। थाना भगत आंदोलन 1924 और 1930। और याद रखना, जो नील विद्रोह है वो 1859 में हुआ है। जो संथाल विद्रोह है वो 1855 में हुआ है, संथाल विद्रोह। बस ये दो तारीखें याद रखना। हालांकि वो हमने ये जो फार्मर्स रिवॉल्यूशन हुए हैं, जो फार्मर्स रिवोल्ट हुए, वहां पे कवर किया है इनको।